साथियों, मैं RS गौतम एडवोकेट आज कई दिनों बाद बहुजन पैगाम यूट्यूब चैनल पर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। कुछ कहने से पूर्व यदि आप बहुजन पैगाम को देश भर के कोने कोने तक, हर बहुजन तक पहुँचाना चाहते हैं, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। साथियों, मौजूदा सरकार ने इतनी बेशुमार समस्याएं क्रिएट कर दी जिसके तहत ये समझ में नहीं आता कि कहां से शुरू किया जाए। आप देख रहे हैं कि जहां तक आरक्षण की बात थी, अभी कुछ दिन पहले सिविल सर्विस दिवस मनाने वालों ने लेटर एंट्री पर कोई बात नहीं की। 340 लोग जॉइंट सेक्रेटरी के रैंक पर नियुक्त कर दिए गए। हिंदू राष्ट्र वाले बताएं कि इन 340 में एक भी SC, एक भी ST, एक भी OBC और एक भी आदिवासी है। शायद एक भी नहीं। व्हाट इज दिस? क्या हो रहा है? वेयर इज अवर लीडरशिप? हमारी लीडरशिप क्या कर रही है? अफसोस, आज देश में बहुजन समाज की कोई भी शिक्षित, पढ़ी लिखी, समझदार और हर समय चौकन्ना रहने वाली कोई लीडरशिप दिखाई नहीं देती। वो केवल राजनीति करते हैं, समाज से उनका कोई लेना देना नहीं है। 340 जॉइंट सेक्रेटरी के पदों पर जो नियुक्तियां हुई हैं, उनमें बहुजन समाज का एक भी व्यक्ति नहीं है। क्या वैल्यू रह गई IAS की, जो कंपटीशन अटेंड करते हैं, एक्सपीरियंस के बाद 13-14 साल बाद जॉइंट सेक्रेटरी बनते हैं, वो लेटर एंट्री के माध्यम से मोदी सरकार बनाती जा रही है। कहीं से कोई आवाज़ नहीं उठ रही। शासकीय के जो सरकारी नौकरियों में आरक्षण था, उस पर तो लोग धीरे धीरे बोलना ही बंद करते जा रहे हैं। ये तो लोगों का संवैधानिक अधिकार था। ये अधिकार संविधान के तहत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया था, जिसके तहत बहुजन समाज के लोगों में कुछ चेतना, कुछ मजबूती, कुछ उनका विकास हुआ था। वो धीरे धीरे रुकता जा रहा है। ये सरकार RSS के एजेंडे पर काम कर रही है और देश में मनवादी व्यवस्था को स्थापित करने का पूरा प्लान बना लिया है। देश भर से मैसेज आ रहे हैं, देश का संविधान बदलने वाला है, नया संविधान रचा जा रहा है, देश हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, उसकी पूरी तैयारी चल रही है, आदि आदि। यदि ऐसा हो गया तो आप कहाँ होंगे? कहाँ होगा बहुजन समाज? ऐसी स्थिति में बड़े लेवल पर अत्याचार भी हो रहे हैं, मास किलिंग भी हो रही है, लोगों की हत्याएं, रेप, मर्डर, तरह तरह, विभिन्न तरह के एट्रोसिटीज होती जा रही हैं। कौन बचाने आएगा? जो लोग अत्याचार करते हैं उनको ना तो संविधान की परवाह है, ना किसी कानून को मानते हैं। जहाँ तक मैं समझा हूँ, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, मुख्य रूप से बहुजन समाज के SC, ST, OBC और आदिवासी समाज के लोग समझ लें कि ये सरकार हिंदू मुस्लिम की लड़ाई के नाम पर जो सबसे बड़ा आगे नुकसान करने जा रही है, वो SC, ST और OBC और आदिवासियों को नुकसान करने जा रही है। जहाँ तक अल्पसंख्यकों का सवाल है, उनका ये कुछ नहीं कर सकते, ना कर पाएंगे। दंगा फंगा कहीं हो गया वो अलग बात है, उनका ये कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी अपेक्षा पूरे देश में जो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है। ये उनसे डरते भी हैं। इनका अटैक इनडायरेक्ट रूप में SC, ST और OBC आदिवासी समाज के लोगों पर है। कहीं लड़ाई होती है, हिंदू मुस्लिम होता है, ये OBC के लोगों को, SC, ST लोगों को उकसाते हैं, हिंदू खतरे में है, मुसलमानों के खिलाफ लड़ने को तैयार हो जाओ।
सरकारी नौकरियों में लेटर एंट्री के माध्यम से कहीं जाने की बात हो, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर लेक्चर बनने की बात हो, किसी भी विभाग में बराबरी की भागीदारी की बात हो, समान भागीदारी की बात हो, वहाँ पर नो एंट्री, गेट आउट, आपकी एंट्री नहीं होगी। वहाँ पर ये हिंदू नहीं है। SC ST OBC के लोग, आदिवासी के लोग जहाँ सरकारी नौकरियों में और बड़े बड़े पदों पर, हायर जुडिशरी में जो जज नियुक्त किए जाते हैं, वहाँ पर ये हिंदू नहीं है। वहाँ पर वही हिंदू हैं और कोलोजियम के माध्यम से उन्हीं को नियुक्त किया जा रहा है। आवाज़ उठ रही है, उन्हें कोई परवाह नहीं है। इसी तरह से आप देख रहे हैं पिछले जब से EVM देश में आई है, इसके लिए गुनाहगार है कांग्रेस। 3 सेशन के समय में EVM आई थी, तब से लेकर लोकतंत्र खत्म हो गया। लोग वोट किसी को देते चला जाता कहीं पर भी। इस बात को ना तो सुप्रीम कोर्ट सुनने को तैयार है, ना हाई कोर्ट सुनने को तैयार है, ना चुनाव आयोग सुनने को तैयार है, क्योंकि वहाँ पर आपका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और जहाँ आपका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वहाँ आपकी बात को कौन सुनेगा। इतनी सी बातें जो बहुजन समाज की लीडरशिप है उसकी समझ में नहीं आती। बहुत सारी पार्टियां हैं, आपने देखा, जिनकी आबादी हमारे राजनेतागण जो बहुजन समाज के राजनेता हैं कहते हैं 15% है सवर्णों की आबादी। उनकी मुख्य रूप से गिनी चुनी कुछ पार्टियां हैं, 5 पार्टियां समझ लो अभी, कांग्रेस, BJP, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना। 5 पार्टियां 15% वालों की और 5 सत्ता में, कोई सेंटर में, कोई स्टेट में, कोई सेंटर में, कोई स्टेट में। तो 85% कहते हो अपने को, ना सेंटर में, ना स्टेट में, ना सेंटर में, ना स्टेट में, कहीं पर भी नहीं। इतनी सी बात समझ में नहीं आती, कितनी शर्मनाक बात है। कभी इस पर गौर किया है? साथियों, बड़ी विकट समस्याओं से देश गुजर रहा है। हम चाहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि जो समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, युवा हैं, उनको सामने आना ही पड़ेगा। जो बहुजन समाज के राजनेता हैं, उनकी राजनेतागिरी तो देख ली, वो अपने अपने ईगो में मस्त हैं। उदाहरण के तौर पर चाहे बसपा हो, कांसीराम साहब का सपना था कि देश के बहुजन समाज को हुक्मरान बनाना है देश का। उनके जाने के बाद उनका जो सपना था वो ला करके मायावती जी ने 0 पे फिनिश कर दिया। मुलायम सिंह ने मेहनत की, समाजवादी पार्टी बनाई, अखिलेश जी को विरासत में मिल गई। उन्होंने क्या हाल किया सबको पता है। इसी तरह से बिहार में लालू जी हैं, नीतीश जी हैं, ये आपस में दोनों मिल जाए सरकार बना सकते हैं, चला भी सकते हैं और इनसे बढ़िया चला सकते हैं। क्या कारण है, क्यों नहीं मिलते? एक बात नोट कर लीजिएगा, 2024 में पार्लियामेंट का चुनाव आ रहा है। जो राजनेता हैं बहुजन समाज के, उन्होंने केवल यूपी और बिहार में जंग छोड़ रखी है। उन्हें ना गुजरात दिखाई दे रहा है, ना हिमाचल दिखाई दे रहा है, न पार्लियामेंट का आने वाला चुनाव दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? मेरा मानना यह है, और आप सभी लोगों, जो लोग हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं, सभी लोगों से मेरा कहना यह है कि अब समाज का एक प्रेशर बनना चाहिए, बुद्धिजीवियों का और युवाओं का। जो ये बहुजन समाज की लीडरशिप है, इनको इकट्ठा करने काम करे, उनको प्रेस भी करे कि देखिए समाज से बड़ा एक भी नहीं है और तुम भी नहीं हो। इसलिए समाज की आवाज़ है, जो पार्लियामेंट का चुनाव आने वाला है उसको एक बैनर, एक झंडे के नीचे लड़ो। आपस में 545 सीटें हैं, उनका बंटवारा कर लो। बीजेपी की सरकार बनना तो दूर की कौड़ी होगी, यदि एक भी सीट पूरे देश में जीत जाए तो मुझे बता देना। लेकिन ये काम करना होगा, आज नहीं तो कल करना होगा। और यही सपना हमारे महापुरुषों का था जो कुर्बान हो गए। बुद्ध से लेकर कांसीराम साहब तक जितने महामानव हुए, उन्होंने कुर्बानियाँ दी। सम्राट अशोक तो सम्राट था, उसने अपना राजपाट सब बुद्ध के धम्म को फैलाने में
लगा दिया। पूरे विश्व में जो बुद्ध का धम्म भारत का है उसे भारत के लोगों ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि यहाँ एक ब्राह्मणवाद, मनुवाद, पाखंडी व्यवस्था थी जिसके तहत उनकी रोजी रोटी नहीं चल सकती थी। इसलिए उन्होंने बुद्ध के धम्म को कुचलने का काम किया। लेकिन सम्राट अशोक ने उसको पूरी दुनिया में फैलाया। उसके बाद गैप पड़ गया, कम से कम नहीं तो 2000 सालों का, 2200-2300 सालों का। इस पृथ्वी पर एक महामानव पैदा हुआ, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। बुद्ध के मिशन को, जो मानव कल्याणकारी मिशन है, उनका धम्म है, उसको पुनः स्थापित किया गया और आज सारे विश्व, भारत में ही नहीं सारे विश्व में जा रहा है। यही नहीं, जो मनुवादी लोग हैं, मिस्टर मोदी जी हैं, जब बाहर जाते हैं तो कहते हैं हम बुद्ध की धरती से आए हैं, शांति का पैगाम लेके आए हैं। जब इंडिया में आते हैं तो बुद्ध में हुन्ना हो करके वो राम में हो जाते हैं, यानी पाखंडवाद की बात करने लगते हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा। पाखंडवाद और बुद्धवाद एक साथ साथ नहीं चल सकते। परशुराम का फरसा और अम्बेडकरवाद साथ साथ नहीं चल सकते। जिन बहुजन समाज के राजनेताओं की को शांति नहीं मिलती जब तक कि उनके साथ में परशुराम ना आ जाए या कोई मनुवादी व्यक्ति ना आ जाए, तब तक उसे संतुष्टि नहीं होती। यही कारण है कि आज जो हम बैक होते जा रहे हैं और बहुजन समाज के लोगों की ये दुर्दशा हो रही है, उसके जिम्मेदार पूर्णतः मनुवादी तो हैं, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा जिम्मेदार हमारे राजनेता हैं, जिन्होंने अपनी ईगो बस अपने को केवल राजनीति से तो जोड़ रखा है। अपनी अपनी गोटें फिट कर रहे हैं, अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। समाज से, बहुजन युवाओं से उनका कोई लेना देना नहीं है। इसी की वजह से बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी, अत्याचार, अनाचार, दुराचार, रेप के केसेस, जातिवाद, ये सब कुछ बढ़ रहा है, क्योंकि कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। इसलिए साथियों, अब वक्त आ गया है कि हम सब देश भर के बुद्धिजीवी लोग मिलें, युवा मिलें, एक मंच पर आएं और एक कॉमन कॉल के तरह ये जो बहुजन समाज के राजनेता हैं इनको भी बुलाएं, उनके प्रतिनिधियों को बुलाएं, चाहे मायावती हो, अखिलेश हो, मुलायम हो, लालू प्रसाद यादव हो, नीतीश हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, प्रकाश अम्बेडकर हो, सुरेश माने हो, विजय मानकर हो, कोई भी हो। किसी से कोई परहेज गिला शिकवा नहीं है, न कोई पक्षपात है। हम लोगों का प्रयास ये होगा कि इनको बुला करके इनको ठीक से इतना समझाना होगा कि भाई चुनाव आ रहा है 2024 का, आप एक बैनर तले लड़िए, सीटों का बंटवारा आपने आपस में कर लिए, सरकार आपकी बनेगी, देश पर बहुजनों हावी हो जाए, बहुजनों का राज हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं। ये हमारे महापुरुषों का एक सपना था जो अब भी पूरा हो सकता, किसी में पूरा हो सकता है। दूसरी बात, भारत के चुनाव आयोग को ये जितनी बहुजन समाज की पार्टियां हैं, एक अल्टीमेटम दे दें, मेमोरेंडम दें कि यदि ईवीएम से चुनाव होंगे तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, ना चुनाव होने देंगे, और देश में एक बहुत बड़ा एक असंतुलन पैदा हो जाएगा जिसे संभालना बहुत मुश्किल होगा। चुनाव आयोग की हिम्मत नहीं कि वो ईवीएम से चुनाव करा दे किसी कंडीशन में। इसी तरह स्टेट के चुनाव होते हैं, उनको भी बायकॉट ईवीएम। दो चीज़ें जो घातक हैं पूरे देश के बहुजन समाज के लिए, वो दो, उनका नाम है, एक का नाम ईवीएम और दूसरा का नाम कोलोजियम। कोलोजियम के माध्यम से हर जुडिशरी में जो जज बनते हैं वो सारे के सारे जज इक्का दुक्का छोड़ करके वो उन्हीं उच्च वर्गों से आते हैं, ब्राह्मण या वैश्य समाज से। और ईवीएम के जरिए जो वोटिंग होती है, डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई है। कहीं भी वोट डालो, वोट पर्टिकुलर जिसका उसमें आंकड़ा फिट कर दिया जाता है वहीं जाता है, इसलिए आप नहीं जीत सकते। इन दो चीज़ों को घर घर तक पहुंचाना पड़ेगा कि ये लोकतंत्र के खिलाफ हैं और न्यायपालिका के खिलाफ हैं। न्यायपालिका में पूरे देश भर के लोग विश्वास करते हैं, हम भी विश्वास करते हैं। एक एडवोकेट होने के नाते न्यायपालिका को सर्वोपरि मानते हैं। लेकिन न्यायपालिका के अंदर क्या हो रहा है, 4-4, 5-5 जज आकर के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं
कहते हैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बहुत सारे जज भी परेशान हैं। जजों का भी मानना है कि सुप्रीम कोर्ट खतरे में है, इसे कौन बचाएगा? देश की जनता बचाएगी, क्योंकि देश का सुप्रीम कोर्ट है, किसी जज विशेष का या किसी पार्टी विशेष का सुप्रीम कोर्ट नहीं है। ये सारे देश के देशवासियों की जिम्मेदारी है सुप्रीम कोर्ट को भी बचाएं और हाई कोर्ट को भी बचाएं। जो कॉलोनियों के माध्यम से वहाँ कमी आ गई है उसको दूर करने के लिए चाहे रोड पे आएँ, चाहे कहीं पर भी आएँ, संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तब जाकर के बात बनेगी। साथियों, बातें बहुत सारी हैं। इस संबंध में सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? जयपुर से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, गुजरात से, हर स्टेट से फ़ोन आते हैं। कहते हैं कि सर, जो हमारे लोग कहते हैं अवेयरनेस तो हो गई, काफ़ी सीमा तक लोग अवेयर हो गए, बट ये द नेक्स्ट स्टेप टू अवेयरनेस, अगला स्टेप क्या होना चाहिए? वहाँ पर ना तो कोई राजनेता बोलने को तैयार है, ना समाज सेवी संगठन बोलने को तैयार है। साथियों, बड़ी खुशी की बात है, इस संबंध में कम से कम देश भर के हजारों बुद्धिजीवियों से संपर्क करने के पश्चात हम लोगों ने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया है, जिसके तहत देश भर से 18 या 19 जून को दिल्ली के अंदर, दिल्ली NCR क्षेत्र में एक उचित स्थान पर बुद्धिजीवियों का एक बहुजन सम्मेलन, बहुजन कॉन्फ्रेंस आमंत्रित की जा रही है, जिसमें देश भर के युवा होंगे, बुद्धिजीवी होंगे, चाहे वो किसी स्टेट के हों। हम लोग उसमें कोशिश कर रहे हैं। कांचा इलाही सेफर्ड, जो एक बहुत बड़े विद्वान हैं, समाज सुधारक कहना चाहिए, और मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी हैदराबाद में वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, अब सारे रिटायर हो गए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं उनको बुलाने के लिए। डॉक्टर लक्ष्मण यादव हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं, बहुत अच्छा योगदान कर रहे हैं, बहुत अच्छा जानकारियाँ समाज को दे रहे हैं। प्रोफेसर दिलीप मंडल हैं, प्रोफेसर रतन लाल जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। डॉक्टर जगदीश प्रसाद जी कानपुर से हैं, इंजीनियर RV कौल हैं, ओम नारायण साहब हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कैप्टन अनातर सिंह जी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अनगिनत लोग हैं, हर स्टेट के लोग हैं। हम उन सभी को, राजनाथ अम्बेडकर जी हैं, प्रकाश अम्बेडकर जी हैं, सुरेश माने जी हैं, विजय मानकर जी हैं, चंद्रशेखर जी हैं, जो विभिन्न पार्टियों के प्रतिनिधि हैं, उनको भी हम आमंत्रित करेंगे और इस कॉमन प्रोग्राम में सम्मिलित करने की कोशिश करेंगे और उनको यही समझाने की कोशिश करेंगे, निवेदन भी करेंगे कि भाई देश खतरे में अब आ गया है। हिंदू खतरे में न कभी था न है। पहली बात तो ये, हिंदू है कौन? हु इज हिंदू? और हिंदू को भगवान कौन है? हु इज गॉड ऑफ हिंदूज? कोई चीज़ क्लियर नहीं है, सब हौच पौच है। लेकिन जहाँ BJP शासित राज्य हैं या जहाँ पर भी BJP की सरकार है, वहाँ हिंदू खतरे में है, और कोई खतरे में नहीं है। वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ऐसे लोगों को जेल क्यों नहीं भेजा जाता? एक कहने लगे मुस्लिम राष्ट्र बनेगा, एक कहने लगा क्रिश्चियन राष्ट्र बनेगा, एक कहने लगा सिख राष्ट्र बनेगा। इस तरह से तो भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों को तुरंत एक्शन लेना चाहिए और इनकी मानसिकता पर बुलडोजर चलना चाहिए। क्यों नहीं? बुलडोजर चल रहा है। अभी कल देखा आपने, रात के 10-11 बजे तक यहाँ पहासू बुलंदशहर का एक जिला है, उसके अंतर्गत, उसके वहाँ एक गांव है, वहाँ डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगी हुई, तो वहाँ पर पुलिस, 4 थानों की पुलिस पहुँची और उस बुलडोजर भी लेकर के पहुँच गए कि उसको तोड़ेंगे। अरे थोड़ा शर्म करो। प्रशासन के लोग कहते हैं ये तो सरकार का, योगी जी का आदेश है। योगी जी का आदेश सर्वोपरि नहीं है। आदेश कोर्ट का सर्वोपरि होता है। बगैर कोर्ट के आदेश के यदि कहीं बुलडोजर वाले जाते हैं, आप उसका विरोध करें और कहें कोर्ट का आर्डर दिखाइएगा, तब आप बुलडोजर चलाइएगा। बगैर कोर्ट के आदेश के कहीं बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता। ये गलत तरीका अपनाया जा रहा है, कोई इसका विरोध नहीं करता। इसमें वकीलों की एक अहम भूमिका होनी चाहिए। अफसोस बस कहना पड़ रहा है कि मैं भी एक एडवोकेट हूँ, लेकिन हमारे जो अन्य एडवोकेट साथी हैं उस तरह से साथ नहीं लग रहे हैं, जिसकी वजह से जो अत्याचार करने वाले लोग हैं उनको बल मिलता है। हालांकि उनकी बहुत सारी समस्याएं भी हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। खैर, हम जोड़ने का प्रयास करेंगे
आज कहीं पर भी अत्याचार होता, किसी रूप में अत्याचार हो, अत्याचार मीन इनजस्टिस, उसके विरोध में लोगों को न्याय पाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये संविधान आपको अधिकार देता है, हर नागरिक को अधिकार देता है, इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी तरह की, न घबराने की ज़रूरत है, न किसी नेता विशेष, न किसी पार्टी विशेष, न किसी सरकार विशेष से डरने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत का कानून, भारत का संविधान, भारत की न्यायपालिका आपके साथ खड़ी हुई है। इसलिए जो भी पनिशमेंट होगा वो न्यायपालिका करेगी, न कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री करेगा। न्याय की दृष्टि में प्रधानमंत्री से लेकर के चपरासी से लेकर प्रधानमंत्री तक सब एक होते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वैसा हो नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से ये सब कुछ आज देखने को मिल रहा है और देश कमज़ोर किया जा रहा है। ऐसी हालत में भाइयों, आप सब लोगों से मेरा यही निवेदन है कि सब बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ बर्दाश्त कर लिया, सीमा निकल गई, अब एक साथ हो जाइएगा। और जो भी डेट निश्चित हो रही है 18 या 19 जून NCR दिल्ली में एक बौद्ध सम्मेलन के रूप में, जो पूरे देश भर के बुद्धिजीवियों का, बहुजन समाज के बुद्धिजीवियों का सम्मेलन होगा, उसमें आप आइए, अपनी बात कहिए, और जो हमारे राजनेता हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट के हों, उनको भी इसमें सम्मिलित कर एक होकर अगला चुनाव लड़ने की उन्हें नसीहत देने की भी ज़रूरत है, उनसे निवेदन करने की भी ज़रूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को शायद यदि मेरे व्यूज अच्छे लगे हैं, देश हित में है, समाज हित में है, तो इनको आगे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और भेजिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान।